महक वापस लौटी। सुमी को रोज 1-2 किलोमीटर पैदल चलना बेहद पसंद था। वो आज भी बस न लेकर दफ्तर के बाद अपने ही अंदाज में मजेंजे से चहलकदमी करते हुए तो कभी जरा सा तेज चलती हुई दफ्तर से लौट रही थी कि सामने से मनोज को देखकर एकदम चौंक पड़ी। सुमी सकपका कर पूछना चाहती थी, अरे तुम यहाँ इस कस्बे में कब वापस आए? पर यह सब सुमी के मन में ही कहीं रह गया। उससे पहले मनोज ने जोश में आकर उसका हाथ पकड़ा और फिर तुरंत खुद ही छोड़ भी दिया। मनोज की छुअन पाकर सुमी के बदन में जैसे कोई जादू सा छा गया हो। सुमी को लगा कि उसके दिल में जरा सी झनझनाहट हुई है, कोई गुदगुदी मची है। ऐसा लगा जैसे सुमी बिना कुछ बोले ही मनोज से कह उठी, और मनु कैसे हो? बोलो मनु, कितने सालों के बाद मिले हो? मनोज भी जैसे सुमी के मन की बात को साफ साफ पढ़ रहा था। वह आंखों से बोला था, हाँ सुमी मेरी जान, बस अब जहाँ था जैसा था वहाँ से लौट आया, अब तुम्हारे पास ही रहूंगा। अब सुमी भी मन ही मन मंद मंद मुस्कुराने लगी। दिल में दिल से हालचाल पूछ लिए थे। आज तो ये गुफ्तगू भी बस कमाल की हो रही थी। पर एक सच और भी था कि मनोज को देखने की खुशी सुमी के अंगन में छलक रही थी। उसके गाल तक लाल हो गए थे। मनोज में कोई कमाल का आकर्षण था। उसके पास जो भी होता उसके चुंबकीय असर में मंत्रमुग्ध हो जाता था। सुमी को मनोज की यह आदत कॉलेज के जमाने से पता थी। हर कोई उसका दीवाना हुआ करता था। वो कुछ भी कहाँ भूली थी। अब सुमी भी मनोज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। दोनों चुपचाप चल रहे थे। बस 100 कदम चले होंगे कि एक ढाबे जैसी जगह पर मनोज रुका तो सुमी भी ठहर गई। दोनों बेंच पर आराम से बैठ गए और मनोज ने 2 कॉफी लाना ऐसा कहकर सुमी से बातचीत शुरू कर दी। सुमी, अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। तुम तो जानती ही हो मेरी बॉस की बरखा बेटी कैसे मुझे फंसा कर ले गई थी। मैं गरीब था और उसके जाल में ऐसा फंसा कि अब 3 साल बाद यह मान लो कि वह जाल काट कर आ गया हूँ। ये सुनकर तो सुमी मन ही मन हंस पड़ी थी कि मनोज और किसी जाल में फंसने वाला। वो उसकी नस नस से वाकिफ थी। इसी मनोज ने कैसे अपने एक अजीज दोस्त को उसकी झगड़ालू पत्नी से छुटकारा दिलाया था, वह पूरी दास्तान जानती थी। तब कितना प्रपंच किया था इस भोले से मनोज ने। दोस्त की पत्नी बरखा बहुत खूबसूरत थी। उसे अपने मायके की दौलत और पिता के रुतबे पर इश्क करना पसंद था। वो हर समय पति को मायके के ठाठ बाट और महान पिता की बातें बढ़ा चढ़ा कर सुनाया करती थी। मनोज का दोस्त 5 साल तक ये सहन करता रहा था, पर बरखा के इस जहर से उसके कान पक गए थे। फिर एक दिन उसने रो रो कर मनोज को आपबीती सुनाई कि वह अपने ही घर में हर रोज ताने सुनता है। बरखा को बात बात पर पिता का ओहदा, उनकी दौलत, उनके कारनामों में ही सारा ब्रह्मांड नजर आता है। तब मनोज ने उसको एक तरकीब बताई थी और कहा था, यार तू इस जिंदगी को इश्क करके जीना सीख। पत्नी अगर रोज तुझे रोने पर मजबूर कर रही है तो ये नहीं मेरा आइडिया। फिर मनोज के दोस्त ने वही किया। बरखा को मनोज के बताए हुए एक शिक्षा संस्थान में नौकरी करने का सुझाव दिया और पत्नी को उकसाया कि वह अपनी कमाई उड़ाकर जी सकती है। उसको ये प्रस्ताव भी दिया कि वह घर पर नौकर रख ले और बस आराम करे। दोस्त की मनमौजी पत्नी बरखा यही चाहती थी। वो मगन होकर घर की चारदीवारी से बाहर क्या निकली कि उस मस्ती में डूब ही गई। वो दुष्ट अपने पति को ताने देना ही भूल गई। अब मनोज की साजिश 1 महीने में ही काम कर गई। उस संस्थान का डायरेक्टर एक नंबर का चालू था। बरखा जैसी को उसने आसानी से फुसला लिया। बस 4 महीने लगे और मनोज की करामात काम कर गई। दोस्त ने अपनी पत्नी को उसके बॉस के साथ पकड़ लिया और उसके पिता को वीडियो बनाकर भेज दिया। कहाँ तो दोस्त को पत्नी से 3 साल अपने अमीर पिता के किस्सों के ताने सुनने पड़े और कहाँ अब वो बदनामी नहीं करने के नाम पर उनसे लाखों रुपए महीना ले रहा था। ऐसा था ये धमाली मनोज। सुनी मन ही मन यह अतीत याद करके अपने होंठ काटने लगी। उस समय वह मनोज के साथ ही नौकरी कर रही थी। हर घटना उसको पता थी। ऐसा महातिकर्मी मनोज किसी की चतुराई का शिकार बनेगा, सुनी मान नहीं पा रही थी। मगर मनोज कहता रहा, सुनी पता है मुंबई में ऐश की जिंदगी के नाम पर बॉस ने नई कंपनी में मुझे रखा जरूर,
मगर वे बाप बेटी तो मुझे नौकर समझने लगे। सुमी ने तो खुद ही उस बॉस की यहाँ कस्बे की नौकरी को तिलांजलि दे दी थी। वो यूं भी कुछ सुनना नहीं चाहती थी, मगर मजबूर होकर सुनती रही। मनोज बोलता रहा, सुमी जानती हो मुझे से शादी तो कर ली, पद भी दिया, मगर मेरा हाथ हमेशा खाली ही रहता था। बस बेचारा शर्माता रहता था। खाना पकाने, बर्तन मांजने वाले नौकरों के पास भी मुझे से ज्यादा रुपया होता था। मुझे न तो कोई हक मिला, न कोई इज्जत। मेरे नाम पर करोड़ों रुपया जमा कर दिया, एक कंपनी खोल दी, पर मैं छन गोपाल। फिर तो एक दिन इनकी दुश्मन कंपनी को इनके राज बताकर 1 करोड़ रुपया इनाम में लिया और यहाँ आ गया। पर वे तुमको खोज ही लेंगे, सुमी ने चिंता जाहिर की। ये सुनकर मनोज हंसने लगा। सुमी, दोनों बाप बेटी लंदन भाग गए हैं। उनका धंधा खत्म हो गया है। अरबों रुपए का कर्ज है उन पर। अब तो वे मुझे को नहीं, पुलिस उनको खोज रही है। शायद तुमने अखबार नहीं पढ़ा। मनोज ने ऐसा कहा तो सुमी हक्की बकी रह गई। उसके बाद तो मनोज ने उसको उन बाप बेटी के जोरे जोम की ऐसी कहानियां सुनाई कि सुमी को मनोज पर दया आ गई। घर लौटने के बाद सुमी को उस रात नींद ही नहीं आई। बार बार मनोज ही ख्यालों में आ जाता। वो बेचैन हो जाती। आजकल अपने भैया भाभी के साथ रहने वाली सुमी यूं भी मस्तमौला जिंदगी ही जी रही थी। कॉलेज के जमाने से मनोज उसका सबसे प्यारा दोस्त था, जो सौम्य और संकोची सुमी के शांत मन में शरारत के कंकड़ गिराकर उसको खुश कर देता था। कॉलेज पूरा करके दोनों ने साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। अब तो सुमी के माता पिता और भाई भाभी सब यही मानने लगे थे कि दोनों जीवन साथी बनने का फैसला ले चुके हैं। मगर एक दिन मनोज अपने उसी बॉस के साथ मुंबई चला गया। सुमी को अंदेशा तो हो गया था, पर कहीं उसका मन कहता जरूर कि मनोज लौट आएगा। शायद उसी के लिए आया होगा। अब सुमी खुश थी, वरना तो उसको यही लगने लगा था कि उसकी जिंदगी जंगल में खिल रहे चमेली के फूल जैसी हो गई है, जो कब खिला, कैसा खिला, उसकी खुशबू कहाँ गई, कोई नहीं जान पाएगा। अगले दिन सुमी को अचानक बरखा दिख गई। वो उसकी तरफ गई। अरे बरखा, तुम यहाँ, पहचाना कि नहीं? कैसी हो? पूरे 7 साल हो गए, कहाँ बिजी रहती हो? तुम बताओ सुमी, तुम भी तो नहीं मिलती। बरखा ने सवाल का जवाब सवाल से दिया। दोनों में बहुत सारी बातें हुई। बरखा ने बताया कि मनोज आजकल मुंबई से यहाँ वापस लौट आया है और उसकी सहेली की बहन से शादी करने वाला है। क्या? किससे? ये सुनकर सुमी की आवाज कांप गई। उसको लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे वो थी न रीमा, उसकी बहन, याद आया। मगर मनोज तो कहते कहते सुमी रुक गई। हाँ सुमी, वो मनोज से तकरीबन 12 साल छोटी है। पर तुम जानती हो न मनोज का जादुई अंदाज, जो भी उससे मिला उसी का हो गया। मेरे स्कूल के मालिक, जो आज पूरा स्कूल मुझे पर ही छोड़कर विदेश जा बसे हैं, वे तक मनोज के खास दोस्त हैं। अच्छा, हाँ, सुमी पता है, मैं अपने मालिक को पसंद करने लगी थी, मगर मनोज ने ही मुझे बचाया। हाँ, एक बार मेरी वीडियो क्लिप भी बना दी। मनोज ने चुप रहने के लाखों रुपए लिए, लेकिन आज मैं बहुत ही खुश हूँ। पति ने दूसरी शादी रचा ली है। मैं अब आजाद हूँ। अच्छा, सुमी न जाने कैसे ये सब सुन पा रही थी। वो तो मनोज की शादी की बात पर हैरान थी। यह मनोज फिर उसके साथ कौन सा खेल खेल रहा था। सुमी रीमा का घर जानती थी, पास में ही था। उसके पैर रुके नहीं, चलती गई। रीमा का घर आ गया। वहाँ जाकर देखा तो रीमा की माँ मिली। बताया कि मनोज और खुशी तो कहीं घूमने चले गए हैं। ये सुनकर सुमी को सदमा लगा। खैर, उसको पता तो लगाना ही था कि मनोज आखिर कर क्या रहा है। सुमी ने बरखा से दोबारा मिलकर पूरी कहानी सुना दी। बरखा ये सुनकर खुद भौचक सी रह गई। सुमी की यह मजबूरी उसको करुणा से भर गई थी। वो अभी इस समय तो बिल्कुल समझा नहीं पा रही थी कि कैसे होगा। खैर, उसने फिर भी सुमी से यह वादा किया कि वो 1-2 दिन में जरूर कोई ठोस सबूत ला कर देगी। बरखा ने 2 दिन बाद ही एक मोबाइल संदेश भेजा, जिसमें दोनों की बातचीत चल रही थी। ये ऑडियो था, आवाज साफ साफ समझ में आ रही थी।
मनोज अपनी प्रेमिका से कह रहा था कि उसको पागल करार देंगे, उसके घर पर रहेंगे। सुमी यह सुनकर कांपने लगी, फिर भी सुमी दम साध कर सुन रही थी। वो छबीली लड़की कह रही थी कि मगर उसको पागल कैसे साबित करोगे? अरे बहुत आसान है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर। और डॉक्टर आपको ये सर्टिफिकेट क्यों देंगे? अरे बिल्कुल देंगे, फिक्र मत करो। महिला और वह भी 33 साल की, सोचो है न आसान उसको उल्लू बनाना, बात बात पर चिड़चिड़ापन पैदा करना कोई मुहिम तो है नहीं, बस जरा माहौल बनाना पड़ेगा, बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करूँगा कि 2-4 पड़ोसियों के सामने शोर मचा देगी या बर्तन तोड़ेगी। पागलपन के लक्षण यही तो होते हैं। मेरे लिए बहुत आसान है, वो बेचारी पागल खाने मत भेजो कहकर रोज गिड़गिड़ा कर दासी बनी रहेगी और यहाँ तुम आराम से रहना। मगर ऐसा धोखा आखिर क्यों? उसको कोई नुकसान पहुँचाए बगैर, इस प्रपंच के बगैर भी हम ही खो सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, मगर कमाई के साधन तो चाहिए न मेरी जान। उसके नाम पर मकान और दुकान है, यह मान लो कि 2-3 करोड़ का इंतजाम है। सुमी ने खुद ही बताया है कि शादी करते ही यह सब और कुछ गहने उसके नाम पर हो जाएंगे। अब सोचो, यह इतनी आसानी से आज के जमाने में कहाँ मिल पाता है? ये देखो उसकी 4 दिन पहले की तस्वीर, कितनी भद्दी। अब सुमी तो बूढ़ी हो रही है, उसको सहारा चाहिए। माता पिता चल बसे हैं, भाई भाभी की अपनी गृहस्थी है, मैं ही तो हूँ उसकी दौलत का सच्चा रखवाला और उसका भरोसेमंद हमदर्द। मैं नहीं करूँगा तो वो कहीं और जाएगी, किसी न किसी को खोजेगी। मैं तो उसको तब से जानता हूँ जब वह 17 साल की थी। सोचो किसी और को पति बना लेगी तो मैं ही कौन सा खराब हूँ। रिकॉर्डिंग पूरी हो गई थी। सुमी को बहुत दुख हुआ, पर वह इतनी भी कमजोर नहीं थी कि फूट फूट कर रोने लगती। सुमी का मन हुआ कि वह मनोज का गला दबा दे, उसको पत्थर मारकर घायल कर दे। लेकिन कुछ पल बाद ही सुमी ने सोचा कि वह तो पहले से ही ऐसा था। अच्छा हुआ पहले ही पता लग गया। कुछ देर में ही सुमी सामान्य हो गई। वह जानती थी कि उसको आगे क्या करना है। मनोज का नाम मिटाकर अपना हौसला समेट करके एक स्वाभिमानी जिद का भरपूर मजा उठाना है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।